आज की इस दुनिया में जहां हमारे पास कानून हैं, अदालतें हैं, पुलिस है, वहां किसी समुदाय में आखिर व्यवस्था कैसे बनी रहती है? तो चलिए, आज हम चलते हैं झारखंड के दिल में, एक ऐसी जगह जहां शासन की सदियों पुरानी परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता हिस्सा है। आइए पता लगाते हैं कि ये पुरानी रीतियां आज भी वहां के समुदायों को कैसे चला रही हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां पुलिस या अदालतें हैं ही नहीं, तो क्या वहां बस अराजकता होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई जगहों पर इसका जवाब एक बहुत पुरानी चीज में छुपा है, समुदाय की अपनी ताकत। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां नियम कोई बाहर का अधिकारी नहीं, बल्कि लोग खुद ही लागू करते हैं। और झारखंड में ये सिस्टम आज भी काम कर रहा है। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये आखिर है कहाँ। तो स्वागत है झारखंड में, जो संस्कृतियों और परंपराओं का एक गजब का संगम है। ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां पुराना और नया बड़े ही अनोखे तरीकों से एक साथ बसते हैं। पता है, यही बात झारखंड को इतना खास बनाती है, यहाँ के लोगों का ये मिलाजुला रूप। यहाँ अलग अलग आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। और ये जो विविधता है ना, यही पारंपरिक शासन के तरीकों के लिए एक अनोखी जमीन तैयार करती है, जिन्हें अक्सर सबकी जरूरतों के हिसाब से ढलना पड़ता है। और इसी सामाजिक ताने बाने के बीच में एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम काम करता है, जातीय पंचायत। हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका काम कुछ ऐसा है जिसे हम सब समझ सकते हैं, कम्युनिटी जस्टिस, यानी समुदाय का अपना न्याय। पर ये असल में है क्या और ये काम कैसे करता है? जातीय पंचायत को आप समझ लीजिए कि ये लोगों की अपनी अदालत है। मतलब ये जजों और वकीलों वाली कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि समुदाय के सम्मानित बुजुर्गों और नेताओं की एक सभा है। और इनका काम सिर्फ झगड़े सुलझाना नहीं है, बल्कि समुदाय की आत्मा की रक्षा करना है, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं और उनकी पहचान। और इनके काम का दायरा बहुत बड़ा है। पड़ोसियों के बीच जमीन के किसी छोटे से विवाद से लेकर शादियों और अंतिम संस्कारों के आयोजन तक, पंचायत जिंदगी के लगभग हर पहलू में शामिल होती है। एक तरह से वे समुदाय के गार्डियन हैं, जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस यूं ही कोई अनौपचारिक बैठक है। नहीं, यहाँ एक पूरा स्ट्रक्चर है। एक नेता होता है, जिसे प्रमुख कहते हैं, जो सारी बातचीत को लीड करता है। उनकी मदद के लिए एक सचिव और परिषद के दूसरे सदस्य होते हैं। ये सब मिलकर ऐसे फैसले लेते हैं जो पूरे समुदाय पर असर डालते हैं। ये अपने आप में एक छोटी मोटी सरकार की तरह है। लेकिन इन परिषदों को अपनी शक्ति मिलती कहाँ से है? और क्या होता है अगर कोई उनके फैसले को ना माने? चलिए, अब पता लगाते हैं कि इन सामुदायिक फैसलों का असली वजन कितना है और उन्हें चुनौती देने का नतीजा क्या हो सकता है। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। पंचायत का फैसला कोई सुझाव नहीं होता, वो कानून होता है। और समुदाय में हर किसी को उसे मानना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत कानून की किताबों से नहीं, बल्कि सदियों की परंपरा और लोगों के अपने नेताओं के प्रति सम्मान से आती है। और अगर कोई मानने से इनकार कर दे, तो सजा किसी जुर्माने या जेल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। वो है सामाजिक बहिष्कार। जरा कल्पना कीजिए कि आपके अपने ही समुदाय में कोई आपसे बात ना करे, आपकी मदद ना करे, आपको किसी भी चीज में शामिल ना करे। ये एक तरह से समाज से निकाल दिए जाने जैसा है। और ये डर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जैसा हमने कहा, झारखंड कोई एक जैसी जगह नहीं है। ये कई अलग अलग जनजातियों का घर है और हर एक का शासन करने का अपना तरीका है। तो चलिए, अब इनमें से कुछ अनोखे सिस्टम्स का एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि सामुदायिक न्याय में कितनी जबरदस्त विविधता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि ये परिषदें कितनी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे असुर अपने नेता को महतो कहते हैं, तो बंजारा उन्हें नायक कहते हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी है और हर स्ट्रक्चर अपने लोगों की अनोखी संस्कृति को दिखाता है। यही डाइवर्सिटी इस पूरे सिस्टम को इतना दिलचस्प बनाती है। अच्छा, ऊपर ऊपर से जानना तो ठीक है, पर असली कहानी तो बारीकियों में छिपी होती है ना? तो चलिए, अब दो उदाहरणों में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, ताकि ये देख सकें कि ये परिषदें असल में काम कैसे करती हैं। कुछ हैरान करने वाले नियमों के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले बेदिया जनजाति। उनके पास एक बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम है। प्रधान या महतो, जो कि हेड हैं, वो आखिरी फैसला लेते हैं।
फिर उनका एक सहायक होता है, गुड़ाईत, जो ऑफिशियल मैसेंजर का काम करता है और ये पक्का करता है कि समुदाय में हर किसी तक फैसला पहुंच जाए। है ना एकदम सरल लेकिन असरदार कम्युनिकेशन सिस्टम। अब चलते हैं भिंजिया समुदाय की तरफ। यहाँ पर परिषद कुछ बहुत ही खास सामाजिक नियमों को लागू करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और उनमें से एक नियम तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। और वो नियम है गोमांस खाने पर पूरी तरह से पाबंदी। देखिए, बिंझिया लोगों के लिए ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, ये उनकी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक मान्यताओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इस नियम को तोड़ना पूरे समुदाय के खिलाफ एक गंभीर अपराध माना जाता है। और इस नियम को तोड़ने की सजा, सबसे बड़ी सजा, पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार। ये उदाहरण दिखाता है कि इन परिषदों के पास अपनी परंपराओं को लागू करने और उन चीजों की रक्षा करने की कितनी जबरदस्त शक्ति है जिन्हें वो सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। ये एक याद दिलाता है कि न्याय हमेशा अदालत की दीवारों के अंदर से नहीं आता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया में इन सदियों पुरानी परंपराओं की क्या जगह है? क्या ये आज भी प्रासंगिक हैं या सिर्फ अतीत की निशानियां बनकर रह गई हैं? हमारे आखिरी सेक्शन में हम आज इन परिषदों की भूमिका और भविष्य में उनके लिए क्या रखा है, इसका पता लगाएंगे। देखिए, यहां समझने वाली मुख्य बात यह है कि ये परिषदें सरकार की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इनको एक समुदाय की संस्कृति का संरक्षक समझिए। उनका असली मकसद परंपराओं को जिंदा रखना, आपस में सद्भाव बनाए रखना और ये पक्का करना है कि उनके लोगों की जो अनोखी पहचान है वो इस आधुनिक दुनिया में कहीं खो न जाए। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में इन पारंपरिक न्याय प्रणालियों का भविष्य क्या है? क्या वे आधुनिक कानूनों के साथ साथ चल सकती हैं या फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी? जवाब शायद अभी साफ न हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक समुदाय रहेगा तब तक सामुदायिक न्याय की जरूरत भी रहेगी।